हेलो। हाँ जी, मैं आज आपको उत्परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। आपने इससे पहले डीएनए पढ़ा था और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे। न्यूक्लियोटाइड में को हम जीन भी कहते हैं। अच्छा, और साथ में आपने पढ़ा था कि डीएनए का जो बेसिक नॉलेज मैंने बताई थी आपको कि डीएनए के अंदर तीन भाग होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक नाइट्रोजनी क्षारक, और नाइट्रोजनी क्षारक के दो भाग होते हैं, एक प्यूरीन और एक पायरामिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन और पायरामिडीन में थायमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर प्यूरीन का और पायरामिडीन शब्द का प्रयोग होना है और नाइट्रोजनी क्षारक का भी प्रयोग होना। तो आप बात समझ रहे होंगे। प्यूरीन का मतलब होता है एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक, और पायरामिडीन का मतलब होता है थायमिन और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक। न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप जाने गए होंगे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर और से एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाए और डीऑक्सीराइबोस शुगर से ही एक फास्फोरिक एसिड जुड़े। बस हो गई। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो बताया गया था, 3 प्राइम से कार्बन डीऑक्सीराइबोस शुगर के तीसरे कार्बन से फास्फोरिक एसिड जुड़े या 5वें कार्बन से जुड़े और पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता, तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जब तीनों जुड़ गए, 3 और 5 से जुड़ते चले गए क्रम से, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तो ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। बात समझ गया आपको? तो मैंने कुछ बातें बताई आपको, इससे पूरी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने उत्परिवर्तन शब्द लिखा है। तो उत्परिवर्तन को हम अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या चीज़ है? किसी भी जीन अथवा गुणसूत्रों में, जीन समझ आ गया, न्यूक्लियोटाइड को हम जीन भी कहते हैं। जीन शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो जीन अथवा गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या का मतलब हुआ यानी कि प्रत्येक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। 46 में 44 ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी यानी कि 2 क्रोमोसोम हेटेरोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारण में काम करते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो उनकी गुणसूत्रों की संख्या में, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में, यानी कि ऑटोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाए या एक कम हो जाए, तो ये संख्या में परिवर्तन आ गया। या गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन, जैसे बिल्ली की म्याऊ या क्री-चैडविक सिंड्रोम है, तो उसमें 5वीं जोड़ी ऑटोसोम में कि एक क्रोमोसोम की भुजा कम हो जाती है, तो उसकी क्या हुआ? गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने पर तो जो बदलाव होगा उसे म्यूटेशन कहते हैं। बात समझ आ गई होगी म्यूटेशन। मैंने फिर आपको बताया, एक बार फिर बताता हूँ। नंबर 1, किसी जीन आप जानते हैं, जीन शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी किसी भी जीव का जो उसकी संरचना होनी है या उसकी जो फिजियोलॉजी है, तो वो सब जीन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि हर एक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों की संरचना, यानी कि उनकी एक जो माप है, वो संरचना है, स्ट्रक्चर, वो एक निश्चित है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं? इनमें कोई बदलाव आ जाए तो इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अब अगली बात आती है कि उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर किसी हमने सब्जी में, या जैसे सब्जियों में आप देखते होंगे कि कोई लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने से लौकी का आकार में वृद्धि हो जाती है, पर उसके जो उत्पाद है, जो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल क्रिया है, जैविक क्रिया है, उनमें कुछ चेंज आ जाता है। तो स्वाद में कुछ बदलाव भी आ जाता है, पर आकार में उसकी वृद्धि तो हो गई, तो उत्पादन बढ़ गया, पर उसके स्वाद में अगर इसी प्रकार से ज़्यादा स्वाद में अगर गड़बड़ी आ जाती है उसके, यानी कि उसके अंदर जो होने वाली फिजियोलॉजिकल क्रिया है, उसके अंदर जैविक क्रिया में कोई बदलाव ज़्यादा आ जाता है, तो वो कैसे हो गया? हानिकारक उत्परिवर्तन हो गया। दोनों तरह से हो गई उत्परिवर्तन। अगला है, उत्परिवर्तन जीव के विकास में भी भूमिका निभाता है। उत्परिवर्तन क्या करता है? जीव के विकास, जो जैव विकास है, धीरे धीरे जो संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
परिवर्तन आता जाता है तो उससे जैव विकास में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने देखा हो नागासाकी हिरोशिमा में यूरेनियम और प्लूटोनियम बम डाले गए थे, तो जिससे आज भी वहाँ पर लूले लगड़े लोग पैदा होते हैं। तो एक जीव की संरचना में विकास, जीव के विकास में भी भूमिका निभा रहा है। इसके क्या वो अंतर आ गया, तो ये भी उत्परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव, नए जीवों की उत्पत्ति भी उत्परिवर्तन के आधार पर होती है। आपने हाई स्कूल में डार्विनवाद पढ़ा हुआ। अगर उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द का जो उपयोग है वो हॉलैंड के वैज्ञानिक किसने, ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर जो तीर लगा कर लिखता हूँ, मेरा इसका मतलब आपका है नोट लिखना। पास आ गया। अगला उत्परिवर्तन के प्रकार, काइंड ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जीनी उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन, और दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जीनी उत्परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अगला जो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, वो मैं अगली वीडियो में इसके बाद बताऊंगा। तो पहले आप सुनिए जीनी उत्परिवर्तन। जीन आप समझ गए। जीन देखिए नंबर एक, इसके अंदर प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो हाँ, जीनी उत्परिवर्तन में क्या लिखा है, एकाएक जीन की उलटफेर या परिवर्तन के कारण, यानी जीन की उलटफेर का मतलब ये हुआ जीन ज्यादातर अपने एक ही लोकस पे होते हैं, तो उस स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पर चले जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे ये जीन लगा दिए, मैंने लिख दिया ये जीन लगा दिया, समझने की कोशिश करना। अब मैं समझाने के लिए जैसे ए पर कंडीशन ये है, तो मैं लिखा ए बी सी डी और ई, तो ये जीन अपने अपने लोकस पे लगे हुए स्थान पर है। और ये बदल दूं मैं इसको, यानी कि किसी कारण से ए बी सी की जगह डी आ जाए, फिर ई आ जाए या सी आ जाए, तो इस प्रकार से उसका स्थान परिवर्तन हो गया। तो इस कारण से उलटफेर हो गई, स्थान बदल गया। इस परिवर्तन के कारण जीनी उत्परिवर्तन होता है। क्यों होता है कि जीन के स्थान में बदलाव आ जाए, या जीन अपने व्यवहार को बदल दे, यानी या जीन के स्थान पर जैसे सी और डी अपने साथ साथ एक दूसरे से काम करते हैं, साथ साथ रह करके, और यहाँ पर क्या हो गया, डी, अब डी और ई आ गया, सी के साथ क्या आ गया, ई आ गया। तो ये इसका जो व्यवहार है उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। क्या होगा, व्यवहार में कुछ इसके बदलाव आ जाएगा। तो इस कारण से जीनी उत्परिवर्तन होता है। अब इसका प्रकार देखिए, नंबर एक प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। इसमें डीएनए अणु के क्षारक, डीएनए अणु के क्षारकों का अन्य क्षारकों से प्रतिस्थापन हो जाता है। डीएनए अणु मैंने आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया एस पी एस पी एस, ठीक है, और यहाँ एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन और एस पी एस, तो यहाँ पर ग्वानिन डबल बॉन्ड साइटोसिन, तो यहाँ पर मैंने थायमीन डबल बॉन्ड एडेनिन रख दिया, ठीक है। तो इसमें किसी कारण से इसमें कुछ चेंज आ जाए, यानी कि एडेनिन की जगह थायमीन आ जाए, या एडेनिन ग्वानिन की जगह इसके बाद थायमीन आना चाहिए, यहाँ पर फिर एडेनिन आ जाए। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, इसे कहते हैं डीएनए के क्षारकों का अन्य क्षारकों से प्रतिस्थापन हो गया। अगर इसका स्थान ये ले ले, इसका स्थान ये ले ले, तो भी क्या हुआ, म्यूटेशन होगा। पास हो गई। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को प्रतिस्थापन म्यूटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल्स एनीमिया। क्या हुआ, सिकल सेल्स एनीमिया। पास हो गया। इसके दो भाग हैं, एक संक्रमण ट्रांजिशन कहलाता है, दूसरा अनुप्रस्थता कहलाता है। पहला संक्रमण देखिए, प्यूरिन क्षारक का और प्यूरिन क्षारक से बदलाव, प्यूरिन का प्यूरिन से बदलाव, यानी कि ये एडेनिन है, ठीक है, ये दोनों प्यूरिन क्षारक है, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसके स्थान पर ये आ जाए और इसके स्थान पर ये चला जाए, यानी कि प्यूरिन का प्यूरिन से बदलाव, एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन और ग्वानिन के स्थान पर एडेनिन। बस हो गई। ये एडेनिन चला गया कहाँ, ग्वानिन के स्थान पर, ग्वानिन कहाँ चला गया, एडेनिन के स्थान पर।
तो इस प्रकार का म्यूटेशन ये बदलाव हो जाता है, ठीक है। दूसरा अनुप्रस्थता, प्यूरिन क्षारक का पैरामिडीन क्षारक के साथ। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये दोनों कौन है, एडेनिन और ग्वानिन कौन से, प्यूरिन, और थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन चला जाए या साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन आ जाए। इसी प्रकार से थायमिन के स्थान पर एडेनिन और एडेनिन के स्थान पर थायमिन, तो ये स्थान बदल जाते हो, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम अनुप्रस्थता या ट्रांसवर्जन कहते हैं। बात समझ, यहाँ मैंने ए जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है एडेनिन ग्वानिन, और टी और सी का मतलब है थायमिन और साइटोसिन। बात समझ आ रही है आपको। अगला शब्द आता है अगला जो म्यूटेशन है, जीनी म्यूटेशन, उसका नाम है विलोपन। डिलीशन में एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक या अधिक क्षारकों की हानि होना। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षारकों की हानि होना, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसमें से एक कोई क्षारक यहाँ से गायब हो जाए। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है ABCDE FGH, मैंने गिनतियों में लिख करके दिखा। तो इसमें देखिए ए के स्थान बी गायब कर दिया मैंने, क्षारक क्या कर दिया, बी गायब कर दिया, बी क्षारक का विलोपन हो गया, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरह समझ लीजिए एडेनिन ग्वानिन, तो एडेनिन के बाद ग्वानिन आया, ग्वानिन के बाद थायमिन, थायमिन के बाद साइटोसिन आ रहा, ठीक है। तो इस क्रम में देखिए, तो एडेनिन के बाद जब ग्वानिन आया तो ग्वानिन विलोपित हो जाए इसमें से, फिर थायमिन आ जाए, फिर वो क्रम चलता चला जाए, तो इस प्रकार से क्षारक का विलोपन हो गया, सही है। तो ये इस प्रकार के बदलाव को हम कहते हैं अनुप्रस्थता। बात समझ गए। अब सॉरी गलत बोल दिया, विलोपन कहते हैं। क्या हुआ, इसको हम कहते हैं विलोपन, यानी एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक या अधिक क्षारकों की हानि होना। तो न्यूक्लियोटाइड समझ गए होंगे, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है P, यहाँ P लिख दूं मैं तो P S और T, सही है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड का विलोपन में एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक या अधिक क्षारकों की हानि होना, या तो एक क्षारक चला जाए या एक से अधिक क्षारक चले जाए, तो इसको हम कहते हैं विलोपन। तो इसी विलोपन को हम म्यूटेशन, इस प्रकार के म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा एक फ्रेम चला जाता है। जब ये थायमिन जाएगा तो थायमिन के साथ एडेनिन भी पूरा चला जाएगा। अब बात समझ आ गई आपको, ये पूरा शिफ्ट चला गया। लंबी श्रृंखला लिखेंगे तब आपको रहेगा। तो बात समझ गए। तो ये हो गया विलोपन। इसके बाद अगला सी नंबर आता है निवेशन, एडिशन और इंसलेशन। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक से अधिक क्षारकों का जुड़ना। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या हुआ, एक से अधिक क्षारकों का जुड़ना निवेशन कहलाता है। कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, अब इसमें एक ऐड करने की जगह क्या हुआ, एक से अधिक क्षारक इसके अंदर जुड़ जाएं, तो नहीं ऐसे नहीं समझ आया, ऐसे इस प्रकार से देख लीजिए कि C और D लिखा हुआ है, तो हम मैं इसको निवेशन कर रहा हूं कि यहां पर जैसे ये देश बना दिया, इसी में समझ लिया ABCD आ रहा है ना, तो AB, इसको देखिए AB, तो AB, ठीक है। मैं दोबारा इसको AB कर दे रहा हूं, A और B, तो क्या हुआ, ये निवेशन हो गया। फिर बाद में CDE में एक साथ लिख दे, AB, फिर मैंने C, फिर D, बात हो गया, और फिर ये E, F, G और H, ये क्या निवेशन हो गया, सही है, इसमें जुड़ गया। इसे भी हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों, इसमें ये पूरा फ्रेम आ गया AB वाला, तो ये बात यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक में बात कर सकते हैं, G और T आएगा एक साथ, तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने नोट ये लिखे हुए हैं निवेशन में, इसी को क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि इसमें रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। आगे आप समझेंगे पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो होता है,
जैसे यहाँ पर दिया है समझाने के लिए ए जी टी सी ऐसे कर जाए, फिर टी के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद जी, फिर टी के बाद सी आ जाएगा, फिर ए जी आ जाएगा। तो ये पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। दूसरा आता है नोट, प्रतिस्थापन प्रकार के म्यूटेशन में यदि सामान्य क्षारक के प्रतिस्थापक से समापन पूर्णांक, अगर कोई एक यहाँ से चला गया, जैसे ये प्रतिस्थापित हो गया यहाँ में से, इसमें से, तो जब ये प्रतिस्थापित हुआ था ना यहाँ से बी, तो प्रतिस्थापन के समापन पूर्णांक से कौन समझा, समापन पूर्णांक आपने पढ़ा हुआ RNA के, तो पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो समापन पूर्णांक UAA या UGA, यू का मतलब है यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन। तो इस प्रकार के समापन पूर्णांक बन जाए, जिससे जो अनुलेखन क्रिया होती है उसमें समस्या पैदा होती है, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण बनने में असुविधा होती है। तो इससे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। नहीं, थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। जैसे डीएनए जो है, डीएनए का जो केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड, कौन से आरएनए के, मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को कोडित करता है, और वो ट्रिपलेट बना करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोमल आरएनए के पास चले जाते हैं, और राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए को कोडित कर देता है, सूचना दे देता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को एकत्र करके राइबोसोमल आरएनए के पास भेज देता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। अब यही बात अगर ये कोड मिल गया, ये न्यूक्लियोटाइड बने कौन से, मैसेंजर आरएनए के UAA, इनको सूचना पहुंची, तो ये आगे सूचना जो है मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए को नहीं देगा, और जिससे राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए को अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। ये बात इस तीनों में लागू होती है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी कि जो जीन का जो वास्तविक व्यवहार है वो न करके कोई दूसरा अन्य व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। अगला है, जीन में केवल एक क्षारक का विलोपन या निवेशन प्रतिस्थापन कहलाता है। जीन में केवल एक क्षारक, सही है, का विलोपन, कोई एक क्षारक जो है जीन का वो विलुप्त हो जाए, समझे, या उसके अंदर कोई जुड़ जाए, जैसे AB, यहाँ पर AB मैंने विलुप्त कर दिया, विलोपन हो गया, या मैं यहाँ कर दूं AB फिर डबल B कर देता, ABB CDES, आप पास हो गए, ABB, दो बार B कर दिया, यहाँ पे B है ना, तो यहाँ 2 बार B कर दिया, BB और CDEFGH, पूरा क्रम हो गया। तो ये निवेशन हो गया। तो निवेशन, तो भाषा विलोपन, निवेशन या प्रतिस्थापन, या चला जाए दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो ऐसे उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत है। आगे मैं आपको म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा कि उत्परिवर्तन जो है किस कारण से होता है, तो वो कारण क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो इससे ये पार्ट, इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो पार्ट 2 में हुआ वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद इसके म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।